तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपका कक्षा 8 का हिंदी का सेट 2 आपका आया हुआ है ना, तो उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। इससे पहले मैं बता दूं कि बाकी विषयों का अगर आपको देखना है बच्चों, है ना, तो ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, अन्यथा लास्ट का वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो वहाँ पे सभी अपने आप आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा, क्लास 8 मॉडल पेपर सॉल्यूशन। तो वहाँ पे सभी वीडियोज उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और सभी वीडियो को पूरा देखा करें बच्चों। बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ते हैं, वो गलत बात है। सारी वीडियोज आप पूरा देखिएगा, तभी पूरी की पूरी आपको सभी सेट की किस तरह से आपको एग्जाम में आने वाला है वो आपको एक तरह से रफ एस्टिमेशन मिलेगा। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि क्रिया, वाक्य, ये सारे जितने भी आपके हिंदी व्याकरण के सारे के क्लास लिए जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये सारे के जो वाक्य मैंने डाले हैं उनका क्लास आप जरूर कर लें। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। कक्षा 10 में करके लिख के डाला हुआ है, लेकिन वो आपको कक्षा 8 में भी काम देगा, तो आप जरूर से कर लें, है ना। तो चलिए सीधे हम सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने जैसा कहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सेट 2 में सबसे पहले आपको एक गद्यांश आएगा, है ना, पैसेज जिसको बोलते हैं, और इसको पढ़ के आंसर देना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों कि राजेंद्र प्रसाद जी, जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में। तो सारण जिला यहाँ पे दिया हुआ है और गांव का नाम दिया हुआ है जीरादेई नामक गांव। तो ये सारी चीज़ें याद रखते जानी है, ठीक है, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। देश रत्न आपको पता है बच्चों, जो भारत रत्न मिला जाता है, भारत रत्न इसको कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा मतलब कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे बड़ा पुरस्कार नहीं होता। और ये पुरस्कार राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े ये हस्ती थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही पढ़ने में मेधावी छात्र थे। इनका नाम हमेशा लिया जाता है मतलब कि तेज बच्चों में। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ अत्यंत मेधावी, मतलब मेधावी नहीं, अत्यंत मेधावी, बहुत तेज थे। उनकी सेवाएं अमूल्य है। वे भारतीय संस्कृति एवं समान जनता के प्रतिनिधि थे, है ना। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चा, आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति संस्कृति एवं समान जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे। सरल जीवन जिया उन्होंने और जीते जागते इसके उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी, विदेशी वस्त्र उन्होंने कभी नहीं पहना, याद रखिएगा, विदेशी वस्त्र उसने कभी भी नहीं पहना। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। वो गांधी जी को अपना अनुयायी मानते थे। अनुयायी मतलब समझ रहे हैं, अपना गुरु मानना। गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। तो चलिए बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या आपका आया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ? आपको बताया था मैंने, सारण गांव में हुआ था बच्चों, लेकिन सारण जिला में हुआ था, सॉरी, और जीरादेई गांव में हुआ था। देखिए, सारण जिले और जीरादेई गांव। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है जिला, तो सारण आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, है ना। राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनवें राष्ट्रपति थे? आपको पहले पता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति इन्होंने यही बने थे, तो प्रथम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या मुख्य विशेषता थी बच्चों? भारतीय संस्कृति एवं समान जनता के प्रतिनिधि थे, सरल जीवन और ऊंचे विचार थे, गांधी जी के अनुयायी भी थे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, सभी का सभी, है ना। तो 4 ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे हुए अंश को भरना है। 4, 5, 6 में आपको बॉक्स में क्या आएगा? भरना है। तो आपको पता होगा 4 में क्या भराएगा? सेवा में। आप खुद पता होगा कि सेवा में यहाँ पे भरा जाता है, तो क्या लिखेंगे? सेवा में। ठीक है, उसका देखिए 5 में क्या भरेंगे? 5 में आपको क्या भरना है आप सोच के बताइएगा। तो 5 में विषय हो जाएगा, है ना। कौन सा विषय है? तो विषय बीमारी के विषय में, तो विषय भर देंगे, है ना। 6 में क्या लिखा जाता है बच्चों? 6 में आपको महोदय लिखा जाता है ना। तो महोदय या महाशय भी लिख सकते हैं, महाशय सविनय निवेदन है, या महोदय, जो भी आपको लिखना है लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे 8 में क्या बचेंगे? देखिए यहाँ पे भरना था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 4 में, तो 4 में आपको मैंने बताया सेवा में भराएगा। 5 में मैंने क्या बताया बच्चों? विषय भराएगा। और 6 में क्या बच्चों भराएगा? महोदय। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फिर एक गद्यांश और दिया हुआ है और इसको पढ़ के आंसर देना। बहुत ही अच्छा गद्यांश है ये, हमारी मतलब मुझे बहुत पसंद आया, तो चलिए पढ़ के बता देता हूँ। अनुशासन हमारी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है।
ये याद रखिएगा बच्चों, अनुशासित से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर सफल होंगे, लेकिन जो बच्चे अनुशासन से नहीं पढ़ते हैं वो सफल नहीं होंगे। तो आप जो सोचते हैं कि हमको पूरा पढ़ना है तो सारी चीज़ें पढ़ के कंप्लीट किया कीजिए। वही लिखा हुआ है, अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। देख रहे हैं लिखा हुआ है कि कोई भी मंजिल हासिल किया जा सकता है। आज देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। देखिए लिखा हुआ है, अनुशासन अगर आपका नहीं है तो आप जीवन में कभी खुशहाल नहीं होंगे। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। आपको पता होगा, समय से सुबह सूरज उग जाता है, समय से अंत हो जाता है, तो ये अनुशासन ही तो है प्रकृति का। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक महत्व होता है। जो विद्यार्थी अनुशासित नहीं है, अपने शिक्षकों का मजाक उड़ाते हैं, वो बहुत ही गंदा करते हैं बच्चों। मैं बता रहा हूँ, उनको आगे जाके शिक्षा में बहुत दिक्कत होती है ना। आप शिक्षा का इज्जत कीजिएगा, शिक्षक का इज्जत कीजिएगा, तो आपका भी आप जरूर आगे बढ़ जाइएगा। तो अनुशासन विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व है, ठीक है। जहाँ जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है, याद रखिएगा। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान होना चाहिए, याद रखिए। हमेशा बड़ों का सम्मान दे के बात किया कीजिए, आप लोग भी, मैं यही कहूँगा। छोटों से प्यार किया कीजिए, स्त्रियों का आदर किया कीजिए। जितने भी लड़कियाँ हैं, स्त्रियाँ, उनका आदर किया कीजिए। ये नहीं कि वो लड़की है तो उनको आदर नहीं करें, सभी का आदर किया करें। समय के पाबंद रहें, जो चीज़ आप बोले वो समय पर करके दिखाएं। ये बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही गई है, और आप ये जीवन में करेंगे तो सही में आप जरूर सफल बन जाइएगा। आप ये बात को थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा अच्छे से लीजिए, इसको मत समझिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आप अगर इन सभी चीज़ों को लीजिएगा समय पर तो सही में आप कुछ भी कर सकते हो। नियमों का पालन कीजिए, शिक्षकों का वंदन कीजिए। मतलब शिक्षकों का कभी भी यहाँ पे बुराई करने नहीं बोल रहा है, उनकी तारीफ किया कीजिए, ताकि क्या हो, उससे आपको फ़ायदा होगा। बच्चों, आप आज बड़ों की इज्जत करेंगे तो कल आपके बच्चे भी आपको इज्जत जरूर करेंगे, आपसे छोटे। तो ये हमारे समाज में सिखाया जाना चाहिए। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि अपने से बड़ों का इज्जत करें, अपने शिक्षकों का इज्जत करें। आजकल बच्चे यही कर रहे हैं कि अपने समाज में बड़ों का इज्जत नहीं कर रहे, जिसके कारण फिर उनके छोटे उनका और भी इज्जत नहीं करेंगे। हम लोग जब अपने बड़ों का इज्जत करते थे तो देखिए आज ऐसा दिक्कत है, लेकिन अगर आप लोग और भी इज्जत नहीं कीजिएगा तो आपके नीचे वाले और भी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि समाज में अगर आपको अच्छा समाज बनाना है हम लोगों के बीच, तो आपको भी यही करना चाहिए, अपने से बड़ों का इज्जत किया कीजिए और सभी का सम्मान किया कीजिए, छोटों को प्यार दिया कीजिए। गाली गलौज सबसे बेहुदा और गलत अनुशासन से एकदम परे जा रही है हमारी समाज, है ना। तो ये सभी समाज से हटा दी जानी चाहिए, बेदखल करनी चाहिए, बच्चों को भार उठाना चाहिए। तो आप भी भार उठाइए और ऐसा कीजिए, ये मैं भी कहूँगा। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावी है। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, अगर मैं अनुशासन की महत्ता बताऊँ तो वो बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप खुद से अगर उसको पालन कीजिएगा, भीतरी आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावकारी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई बच्चों, थोड़ा सा इस विषय में सोचिएगा और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए और बड़ों का इज्जत क्या कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। देखिए बच्चों, 7वें नंबर से क्या पूछ रहा है, अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा है कहाँ पे है बच्चों, विद्यार्थी जीवन में। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या है शामिल है बच्चों, तो 8th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ों का सम्मान भी शामिल है, समय का पाबंद भी और शिक्षकों का आदर भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा बच्चों। हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है बच्चों, ये अपने से पूछा हुआ है। तो 9 का ऑप्शन याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। और बच्चों मैंने फिर से कह रहा हूँ कि मैं क्रिया डाल दिया हूँ, क्रिया आपका 9, 10 में और मतलब क्लास 8 में ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। वाक्य में डालने जा रहा हूँ, अनेकार्थी शब्द डालने जा रहा हूँ। मैं पहले यही करता था बच्चों, जब मैं पढ़ता था अपने कक्षा 8 में और 9 में बात कर रहा हूँ, तो मैं कक्षा 10 तक के सभी व्याकरण ऐसा चीज़ होता है जो कक्षा 9, 8, 10 सब में काम देता है, तो वो मैं कंप्लीट करके रखा था, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश का ग्रामर। तो क्रिया मैंने ले रहा हूँ बच्चों, क्लास वाक्य का लेने जा रहा हूँ और अनेकार्थी, उसका वीडियो आपको हमारे ही चैनल में मिल जाएगा। आप जाके चैनल के वीडियोज़ में जाके देखिए, और क्रिया का जरूर देख लीजिएगा, अनेकार्थी शब्द का। और भी मैं सब्जेक्ट का लेने जा रहा हूँ, सभी का हिंदी व्याकरण का नोट्स आप अभी से बना के चले। मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 10 में भी काम देगा, ठीक है, 12th में भी काम देगा, 9, 10th में हमेशा काम देगा। इसलिए हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ उसका जरूर से आप वीडियो का आप लिस्ट, जो पढ़ने वाले बच्चे वो जरूर करेंगे, मुझे पता है आप लोग में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर करेंगे। आप अपने कॉपी अभी से लेके हिंदी व्याकरण का कॉपी बना के सबको करते जाइएगा। आगे जाके सर कोई भी नौकरी भी लेना रहेगा ना बच्चों, तो हिंदी व्याकरण की दिक्कत नहीं होगी, अभी से अगर आप अपना हिंदी व्याकरण मजबूत करके चलेंगे तब, इसलिए मैं कह रहा था। अराजकता की लेखिका कौन है बच्चों, तो 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, शिवानी इसका आंसर होगा, 1 ऑप्शन सही होगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई बच्चों, तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अवधी, याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस पता होगा, ये तुलसीदास ने लिखा था, मैं बता दूं। और यहाँ शिवानी मैंने इसका आंसर बताया है ना। तो कौन लिखे हैं रामचरितमानस, तुलसीदास। और याद रखिएगा कि एक रामायण है, रामायण हम आप लोगों को पता होगा, जिसमें हमारे प्रभु राम और सीता जी का कहानी है। तो रामायण का लेखक कौन है बच्चों, तो रामायण का याद रखिएगा वाल्मीकि जी हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं बच्चों। गाँव के लोग अकेली औरत को डायन
कहते हैं। तो ये कैसा व्यवहार करते हैं, बहुत ही बुरा है बात बच्चों, एकदम हट के ऐसी अभी के मॉडर्न युग में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये महामूर्खता है, ये सभी सोच हटनी चाहिए। अगला देखिए बच्चों, सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे बच्चों, तो कहाँ के थे, 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो मगध के राजा थे। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों कि कलिंग युद्ध जो हुआ था उसमें मगध के राजा थे अशोक, और कलिंग के राजा कौन थे बच्चों, अनंत पद्मासन थे, है ना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, पथ पर कितने राही गए हैं, क्या होगा बच्चों, 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, अनगिनत राही गए हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। 15 में देखिए पूछ रहा है, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है बच्चों। आपको भी पता होगा बच्चों कि जब आप नए स्कूल में जाते हैं, बड़े अच्छे स्कूल में कहीं नाम लिखाते हैं, तो आपको मित्र बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके अलावा आपको बच्चों कभी बाहर जाइएगा कभी कहीं पे, तो उस समय भी आपको मित्र बनाने में हमेशा दिक्कत होगा। लोहा लेना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा बच्चों, लोहा लेना, सभी मुहावरों का अर्थ आप कर लीजिएगा बच्चों तैयारी। मुहावरों का अर्थ आता है तो मुकाबलों का अर्थ में लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना, कि और इसका वाक्य में प्रयोग करने आपको आता होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अंग्रेजों के समय ने हम अंग्रेजों से विद्रोह करके हमारे क्रांतिकारियों ने उनसे लोहा लिया। तो ऐसे करके आप वाक्य में प्रयोग करना सीख लें। देव का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है बच्चों, देव का मतलब क्या होता है, ईश्वर, हमारे प्रभु, है ना, प्रभु ईश्वर जितना भी है सभी का पर्यायवाची शब्द दो याद रखा कीजिए। मैं आपसे एक चीज़ का पर्यायवाची शब्द पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। अमृत का आप मुझे बताइएगा, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द पूछता है अमृत। आँख का बताइएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों का बताइएगा। और एक फूल का मुझे पर्यायवाची शब्द आप बताइए, नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग। महान शब्द का विशेष ये होगा, क्या होगा बच्चों, महान शब्द किसके साथ जुड़ा होगा, तो महान शब्द हमेशा देश के साथ जुड़ेगा, है ना। तो महान का क्या होगा बच्चों, देश। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि कोमल शब्द का विलोम शब्द होगा। कोमल शब्द का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है विलोम का मतलब, तो क्या होगा, कठोर। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जो सदा सत्य बोलता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं बच्चों, उसको सत्यवादी कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा गया, पता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र अभी भी उनका नाम लेकर किसी को बोला जाता है कि क्या तुम अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र समझते हो, तो सत्यवादी उन्हीं को कहा गया, और सत्यवादी जो सदा सत्य बोलता है। तो आज मैंने आपको कंप्लीट कर दिया बच्चों। बाकी विषयों को भी आप देखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और हमारे जितने भी ग्रामर और जितना भी आपका हिंदी व्याकरण गणित का क्लास लूँगा सभी आप करते चलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी विषयों का भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।